नमस्कार साथियों, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, मेरे कलीग्स पूरे हिंदुस्तान में। आज से हम डेंटिस्ट्री में एक नई पहल या कहना चाहिए एक नई खोज का आज हम शुरुआत कर रहे हैं। आज पहली कड़ी है। इस पहली कड़ी में हम डेंटिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि डेंटिस्ट्री एक्चुअली थी क्या, अब क्या है और आने वाले इसके प्रोस्पेक्ट्स क्या है फ्यूचर में। मैं डॉक्टर विभोर गुप्ता, आपका ही साथी, और मैंने ये इसलिए शुरू किया है क्योंकि कई लोगों ने सोचा कि भाई ये शुरुआत करने की ज़रूरत क्या है। डेंटल कॉलेजेस में बच्चे आते हैं, उनको पढ़ाया जाता है, वो सीखते हैं, नहीं सीखते वो बात की बात है, लेकिन ज़रूरत क्या है कि डेंटल की क्लासेस अलग से ऑनलाइन लेने की। मेरा ऐसा मानना है कि जब कोविड भी हुआ था तो कोविड के बैचेस बहुत मिस हो गए थे बच्चों से। डेंटल कॉलेजेस में बच्चे भी नहीं आ पाए। डेंटल एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, हम जितना चाहें इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं टेक्निकली, और जितना कम चाहें उतना भी हम इसको एक नैरेटिव बना के छोड़ सकते हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है, मैंने कोविड से पहले से भी देखा था, मैं काफ़ी सीनियर डेंटिस्ट हूँ, 2002 का मेरा एडमिशन है, बैच है, तभी से ये दिक्कत आ रही थी सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए, उस वक्त भी और आज भी, कि डेंटल कॉलेजेस में चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट के हो, वहाँ पे काम कम सिखाया जाता है और काम के सिखाने के आड़ में फीस जो लेते हैं वो बहुत ज़्यादा ली जाती है। क्योंकि ये ट्रेंड देखा गया है शुरू से ही। मैं तो 2002 से हूँ, लेकिन उससे पहले भी जो हमारे सीनियर्स थे जो डेंटल कॉलेजेस में पढ़ के आए हैं या अभी वो कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो डेंटल कॉलेजेस में जो काम सिखाने का तरीका है वो ठीक नहीं है, और ये खुद डेंटल कॉलेज वाले भी एक्सेप्ट करते हैं। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली DCI को भंग कर दिया गया है और NDC शुरू कर दिया गया है। ऐसी NMC हो गया है, नेशनल मेडिकल काउंसिल, MCI को भंग करके। मेरा ऐसा मानना है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हिंदुस्तान में भंग करो या फिर उसको क्रियान्वित करो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस चीज़ का पड़ेगा कि जो बच्चा एक गांव से या फिर बहुत ही रूरल बैकग्राउंड से आता है, वो डॉक्टर बनता है, नीट क्वालिफाई करता है, उसके बावजूद चलो वो MBBS में नहीं आया लेकिन BDS में आया, BDS में नहीं आया तो उसको रैंक थोड़ी नीचे मिली, तो होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, कहीं भी उसको नर्सिंग में एडमिशन मिला। लेकिन वो सपना जो होता है उसकी फैमिलीज़ का, जब वो एक मेडिकल कॉलेज में जाता है बच्चा, और वो खुद बच्चे का जो सपना होता है वो एक होता है कि उसको डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर बनने का सबसे बड़ा एक जो मूल कारण ये होता है वो होता है इज्जत। हमारे रूरल इंडिया से लेकर अर्बन एरियाज तक पूरे हिंदुस्तान में एक डॉक्टर की जो छवि है वो इज्जत की है, कि इज्जत की नज़र से देखा जाता है। लेकिन उसी चीज़ में डेंट आ जाता है जब वो कॉलेज में जाता है, और जब उसके टीचर्स या सीनियर्स उसको पढ़ाते हैं तो वो पढ़ाई ना होते हुए कुछ और ही दिशा मिल जाती है उसे, जो उसको वो फंक्शनलाइज नहीं कर पाता जब वो प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आता है। यही सोच जो थी वो मेरी बहुत सालों से चल रही थी, और इसी सोच के साथ मैंने सोचा कि हम कुछ योगदान दें उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट ईयर में आते हैं और उसके बाद वो फाइनल ईयर तक पहुंचते हैं, और उसके बाद भी वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी प्रैक्टिस किन्हीं कारणों से चल नहीं पाती, और अगर चल भी जाती है तो बीच बीच में ब्रेक्स होते हैं, कभी चलती है कभी नहीं चलती है, कभी वो पैसा कमा रहे हैं कभी नहीं कमा रहे हैं। एक कंसिस्टेंसी नहीं है उनकी प्रैक्टिस में, और किसी भी प्रैक्टिस में आजकल कंसिस्टेंसी नहीं है। इसके बहुत से कारण हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं डेंटिस्ट्री की तरफ। डेंटिस्ट्री का ये आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, ये दांत है। ये मूलतः एक तरीके से डेंटल का एक बेसिक सब्जेक्ट है कि हम एक दांत बनाते हैं और उस दांत के अंदर क्या क्या भगवान ने बना के दिया है, पहले हम वो सीखेंगे, वो पढ़ेंगे, वो समझेंगे, और उसके बाद जो इंसान के दांत में दिक्कतें आती हैं उसको एज ए डेंटिस्ट, एज ए डॉक्टर कैसे आप वो ठीक कर सकते हो सस्ती दरों में और अच्छी तरह। देखिए, मार्केट में हर तरह का इलाज चल रहा है आज के टाइम में। वैक्स बैठे हैं, झोला छाप जिन्हें कहते हैं वो भी बैठे हैं, जो 5वीं चौथी पास भी नहीं होते वो भी अच्छी तरह काम कर रहे हैं। बात ये नहीं है कि हमें वैक्स को ख़त्म करना है, बात ये भी नहीं है कि हमें एक डॉक्टर को और अधिक मजबूत बनाना है। बात ये है कि जो पेशेंट है इंडिया में, इंडियन डेंटिस्ट्री उन पेशेंट्स के लिए कर क्या रही है। क्या वाकई पेशेंट्स, चाहे वो वैक्स हो चाहे वो डेंटिस्ट हो, उनसे सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अगर वैक्स से भी सेटिस्फाई हो रहे हैं पेशेंट तो उसमें गलत क्या है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। अगर क्वैक्स के पास लाइसेंस नहीं है और फिर भी वो डेंटिस्ट्री की प्रैक्टिस कर रहा है लेकिन फिर भी पेशेंट्स उससे सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। इसके बारे में बात करेंगे आगे। तो सबसे पहले
यहाँ पे हम चलते हैं। डेंटिस्ट्री का जो एक बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो है एक दांत, जो आप इस समय बोर्ड पे देख रहे हैं। इस दांत में सबसे प्रथम बात ये होती है कि जब भी भगवान एक कोई भी बॉडी में स्ट्रक्चर बनाता है तो उसको बहुत सूत समय, जिसे कहते हैं ना, सूत सूत का नाप होता है। हर चीज़ वो ऐसे डालते हैं भगवान कि उसमें आप कोई गलती निकाल नहीं सकते। इसी तरह इसी दांत में स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये इनेमल स्ट्रक्चर पूरा आपका है। जो डेंटिस्ट हैं वो समझ ही जाएंगे। ये मैंने बोन बनाई है, ये हड्डी है। इस हड्डी के ऊपर ये क्राउन पोर्शन आप देख रहे होंगे, ये पूरा क्राउन पोर्शन आप खुद भी अपने शीशे में इस दांत को देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद इसके नीचे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये खुली आंखों से आपको कभी भी दिखाई नहीं देगा, चाहे वो खुद के दांत हो चाहे वो दूसरे के दांत हो। हम भी डेंटिस्ट जब रोज इतने दांत देखते हैं तो हमें ये पोर्शन दिखाई नहीं देता है। तो ये जो क्राउन पोर्शन कहते हैं, इसे दांत का स्ट्रक्चर जो होता है वो ही दिखाई देता है। मूलतः बेसिकली जो भी गड़बड़ पैदा होती है किसी भी दांत में, वो 50% मानना चाहिए कि 50% के हिसाब से इस क्राउन पोर्शन में ही पैदा होती है। दिक्कत क्या क्या आती है एक बार हम समझ लेते हैं। दिक्कतें क्या क्या आती हैं दांत में, क्योंकि जो मरीज डेंटल क्लिनिक में आता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी में आए, उसको 3-4 दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो तभी आता है, वरना वो नहीं आएगा। आप खुद देखिए अपनी ज़िंदगी में, किसी से भी एक जो नॉन डेंटल पेशे से ताल्लुक़ रखता है, कोई भी आम जनता, कोई भी नागरिक को, उससे आप पूछना वो डेंटिस्ट के यहाँ कितनी बार गए, तो वो साहब बोलेगा कि डेंटल क्लिनिक में सर मैं ज़िंदगी में 1 या 2 बार ही गया हूँ। क्योंकि हमारा सैलों वाला काम नहीं है, हमारा कोई इस तरह काम नहीं है कि हम रोज़ जाएं, जैसे हम जाते हैं सैलों पे शेविंग कराते हैं, सब कराते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो डेंटल के वाकई ही फुटफॉल कम होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी का काम नहीं है। हाँ, हम टूथब्रश करते हैं, हम टूथपेस्ट करते हैं, हम 2-2 बार करते हैं, कई लोग 3-3 बार करते हैं दिन में। ये हो सकता है कि एक ही दिनचर्या हो, लेकिन डेंटल क्लिनिक पे जाना या डेंटिस्ट के पास जाना कोई दिनचर्या का भाग या पार्ट नहीं हो सकता, अनटिल एंड अनलेस उसको किसी दांत में दर्द हो, तभी जाएगा वो, सीधी सी बात है, वरना वो नहीं जाएगा। तो मूलतः दर्द शुरू कहाँ से होता है दांत में, मैं ये समझाऊंगा आज। 50% ये क्राउन पोर्शन मैंने देखा, आपको दिखाया, सॉरी। तो 50% जो बीमारियां हैं, या हम लिख सकते हैं डिजीज या फिर डिसऑर्डर, क्योंकि डेंटल लैंग्वेज में डिसीज ज़्यादा ना होते हुए हम इसको डिसऑर्डर बोल सकते हैं। तो पैथोलॉजी होती है हर चीज़ में। शरीर में कहीं भी हमें दर्द होता है तो सबसे पहले पैथोलॉजी इंग्रेस करती है, आप सबको पता है ये चीज़। तो पैथोलॉजी दांतों में कैसे आती है और क्यों आती है, इसका भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये जो क्राउन पोर्शन आप देख रहे हैं, इस क्राउन पोर्शन पे सबसे पहले हम चीज़ों जो खाते हैं, अच्छा एक और चीज़ बता दूँ, एक कंसेप्ट है सभी के लिए, चाहे वो डेंटिस्ट है नहीं है। हमारा जो कॉम्पोजिशन है मुंह के अंदर दांतों का, वो 28 दांत से लेकर और 32 दांत तक का ही होता है। ये ब्रैकेट में डाल दिया मैंने, 28 से 32 दांत ही होते हैं। इससे कम हो रहे होते हैं दांत तो वो एनोमली कहलाती है, या इससे ज्यादा हो रहे हैं दांत तो वो भी एनोमली कहलाती है। तो 28 से 32 के बीच का जो स्ट्रक्चर है दांतों का, हम डेंटिस्ट का वही खेल है। उसमें कम करना है, ज़्यादा करना है, प्रोसेसेस लगाना है, ठीक करना है, वही हमारा काम रहता है ज़िंदगी भर। अब चलते हैं कि दांत में दर्द होता क्यों है। पैथोलॉजी, सबसे पहले पैथोलॉजी आएगी। पैथोलॉजी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हम खाते क्या है। ऐसा नहीं है कि जो लोग अच्छा खाते हैं शुरू से ही उनके दांत में दर्द नहीं हो सकता, या फिर जो लोग बहुत ऊटपटांग चीज़ें खाते हैं, बाहर का खाते हैं, गलत खाते हैं, उनके भी दांत में दर्द नहीं होता। आपने देखा होगा कई लोग गुटखा बहुत खाते हैं, और हिंदुस्तान तो खैर गढ़ है गुटखे का। गुटखा खाने वालों को कैंसर होता है, सबको पता है, ठीक है। लेकिन क्या सभी गुटखा खाने वालों को कैंसर होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत सवाल होते हैं ऐसे कि हम ऐसा क्या खाएं और कैसा क्या नहीं खाएं जिससे कि हमारे दांत में दर्द ना हो। कोई मरीज या कोई भी नागरिक या कोई भी इंसान पूरी दुनिया में ये नहीं चाहता कि उसके दांत में दर्द हो, लेकिन फिर भी उसके दांत में दर्द होता है। इसका बेसिक कारण जो होता है वो होता है शुगर। तो पैथोलॉजी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे शुगर। मैं ये नहीं कह रहा कि शुगर आप बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है। शुगर चीनी है, चीनी हर चीज़ में मिलती है,
खाने में, पानी में, सब जगह चीनी की मात्रा एक अफोर्डेबल मात्रा होती है हर जगह। लेकिन शुगर का ये होता है कि जब वो पानी से मिलता है, वाटर, या इसको हम साइंटिफिकली थोड़ा करेंगे H2O, तो ये वाटर से मिलेगा तो एक एसिड बनता है। ये एसिड शरीर के अंदर हानिकारक नहीं है, लेकिन जब वो दांत के सरफेस पे, और दांत का सरफेस क्या होता है, उसको कहते हैं इनेमल। ये इनेमल बहुत एक बड़ा वर्ड है। इनेमल हमारे शरीर में दो जगह होता है सुपरफिशियली। एक तो हमारे नाखून होते हैं, वो होता है इनेमल, और एक होता है दांत का इनेमल। ये दोनों एक से नहीं होते पर, लेकिन उनको नाम एक ही दिया गया है। दांत का जो इनेमल का स्ट्रक्चर है, ये कैल्शियम बिल्डअप से होता है। अब ये नहीं कि किसी की कैल्शियम कमी है तो वो दांत उससे कमजोर है, या कैल्शियम ज़्यादा है तो उसके कैल्शियम अच्छा है या फिर दांत अच्छे हैं, ऐसा नहीं होता है। कैल्शियम की मात्रा 19-20 सबके चलती है, लेकिन दांत का जो एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, जिसे कहा जाता है कि जब हमारे हिंदू समाज में मौत हो जाती है तो हम फूल चुनते हैं 2-3 दिन बाद या अगले दिन, आपने नोट किया होगा ये। तो दांत एक ऐसी चीज़ है पूरी बॉडी में जो कभी जलता नहीं है। हमारी पूरी बॉडी जलती है, लेकिन दांत एक ऐसा है कि वो चीज़ आप जला नहीं सकते किसको। चाहे आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, लाइटर ले लेना, मोमबत्ती ले लेना हाथ में और दांत को जल देना, थोड़ा काला जरूर पड़ जाएगा लेकिन वो जलेगा नहीं। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। सब चीज़ जल जाएगी लेकिन दांत नहीं जलेंगे। इनेमल हमारा नाखून में भी होता है, ये भी जल जाता है, लेकिन ये वाला इनेमल नहीं जलता। इसके कारण बहुत होते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। इनेमल का जो स्ट्रक्चर है, उसमें अगर एसिड अटैक धीरे धीरे होते रहे, आपको पता पड़ेगा जैसे एसिड क्या हो गया, मैंने बताया। शुगर हम खाने पीने में लेते ही, प्लस पानी हम वैसे भी लेते हैं बाहर से, और मूलतः बेसिकली जो पानी होता है हमारा, वो सलाइवरी ग्लैंड्स आपने पढ़े होंगे मुंह के अंदर, उसमें भी सिक्रीशंस होते हैं, उसमें भी आता रहता है, जैसे सलाइवा बोलते हैं। सलाइवा भी एक तरीके से पानी ही होता है। तो जब ये कोई भी शुगरी पार्ट जब ये अपने पानी से मिलता है तो उसके बाद ये एक एसिड पैदा करता है। अब ये तो हर कोई ले रहा है, अरबों लोग ले रहे हैं, तो सबके दांतों में दर्द क्यों होता है या सबके दांतों में कीड़ा नहीं होता है? ये रेगुलर बेसिस पे जो हम लेते रहते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें जैसे शुगर भी हम रेगुलर बेस पे ले रहे हैं मिक्स विद वाटर, 20-25 बार हम दिन में इसका उपभोग कर रहे हैं, तो उस वजह से हो सकता है कि 15-20 दिन या 30-40 दिन या 100 दिन बाद या फिर 1 साल के अंदर अंदर, जिसे हम भाषा में बोलते हैं कीड़ा, हिंदी भाषा में कीड़ा होता है ना, कीड़ा लग गया दांत में। ये सबको पूरे हिंदुस्तान को पता है कीड़ा लग गया दांत में। तो वो कीड़ा कोई चलने फिरने वाला कीड़ा नहीं होता, एक काला काला एक निशान होता है, पहले वो बनता है दांत में, और जब वो काला निशान बनता है तो इसकी वजह तो आपने समझ ही ली ये कैसे बनता है। लेकिन अब वो बनता कहाँ है, इसकी साइट ऑफ लोकेशन हम देख लेते हैं। इसकी साइट, नेचुरल सी बात है कि जब अटैक होगा यहाँ पे पानी का, फूड का, तो एसिड बनेगा। तो एसिड अटैक जो होगा वो एसिड अटैक इसके इनेमल के सरफेस पे कहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हो, क्योंकि ये बोन के अंदर का पार्ट है, जो आप खाओगे वो इस सतह से ही खाते हैं, ब्राउन पोर्शन से खाते हैं, जो बताया था। तो यहाँ पे अटैक होता है। हो सकता है कहीं पे इनेमल की मात्रा, क्योंकि क्या होता है इनेमल का जो कॉम्पोजिशन है दांत के ऊपर वो अनइवन होता है, वो जरूरी नहीं है कि 100% एक जैसा हो। तो कहीं पे यहाँ पे इनेमल कहीं पे चिप ऑफ हो रहा हो, या फिर इनेमल यहाँ पे कम हो रहा हो, तो हो सकता है कि उसी तरफ वो अटैक करे कीड़ा। और कीड़ा क्या होता है? कीड़ा बेसिकली बैक्टीरिया होता है, जिसका साइंटिफिक नाम है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, या आप गूगल या बुक्स में पढ़ लेंगे। स्टेफिलोकोकस ऑरियस एक बैक्टीरिया है जो एसिड अटैक से बनता है। और ये जो इंग्रेस मतलब प्रवेश जब ये दांत के अंदर करता है तो वो इनेमल को तोड़ते हुए करता है, जैसे यहाँ से हो गया या जहाँ से आपकी बाइट ज़्यादा है वहाँ से हो गया। 70% के केसेस में या 70% से ज़्यादा केसेस में ये इसे ऑक्लूजल सरफेस कहा जाता है। इस ऑक्लूजल सरफेस पे ही अटैक होता है। ज़्यादातर आपने कीड़े देखे होंगे दांतों के ऊपर, वो सरफेस पे होते हैं, साइड में ना होकर सरफेस पे होते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है आप खा भी वहीं से रहे हो, चबाई वहीं से। इस सरफेस पे अटैक होने के बाद यहाँ पे कीड़ा इंग्रेस होता है। और आपको पता भी है कि यहाँ पे एक पल्प होती है जिसे हम कहते हैं नस। क्या कहते हैं इसे? दांतों की नस, दांतों की नस। और साइंटिफिकली डेंटली इसे कहते हैं पल्प। ये पल्प क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि दर्द ही इससे होता है।
ऐसा नहीं है कि कीड़ा अगर लग गया हमारे दांत पे तो दर्द हो गया। दर्द बॉडी में कहीं भी होता है तो मान के चलिए कि वो नर्व एंडिंग होती है, नस होती है, उस पर वाइब्रेट होता है, वो इफेक्ट आता है, उसका इम्पल्स होता है, उसका इम्पैक्ट होता है, उसके बाद ही पेन हमें शुरू होता है, वरना पेन होगा ही नहीं हमें। अगर हमारे शरीर में नस होगी नहीं तो पेन हमें फील नहीं हो सकता। इसके अलावा दांतों में भी कहीं ना कहीं नस है, और दांतों की नस की लोकेशन यही है। ये सतह हो गई, ये नस यहां से शुरू हो गई। आप इन दोनों में डिफरेंस आराम से देख सकते हैं कितना है। इस डिफरेंस, ये जो मैंने बताया, ये जो सरफेस डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, उसमें डेंटाइनल टिब्यूल्स, मतलब एक डेंटिस्ट, डेंटल का जो दांत है उसको ही नाम दिया गया डेंटाइनल टिब्यूल्स। ये टिब्यूल्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये इस तरह से होते हैं। माइक्रोस्कोप पे हमें पढ़ाया जाता है, आपने भी देखा होगा स्टूडेंट्स ने, सेकेंड ईयर में होता है पैथोलॉजी में, ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, बेसिकली कैरियर होते हैं। ये मैंने ट्यूब्यूल्स बना दिए, इसको हम वापस देख लेते हैं एक बार। ये मैं वापस दांत बना रहा हूँ एक बार, क्योंकि अब एनाटॉमी पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना एनाटॉमी के आप डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे कभी। ये पल्प स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, ठीक है। और एक बहुत शानदार बात बताऊं, ये जो नस है दांतों की, जो दांतों के अंदर होती है, ये जड़ तक जारी होती है, और यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे छेद होता है। हम हर दांत में, आप दांत निकाल के देखना कभी, आप खुद अगर नॉन डेंटल हैं तो आप क्लिनिक पे जाएंगे, डेंटिस्ट से अगर दांत निकलवाएं तो कभी दांत को ऐसे उल्टा करके देखना, वहाँ पे हमेशा छेद ऐसे दिखाई देगा, बहुत छोटा सा छेद होता है। ये नस जो होती है ये क्रॉस नहीं करती है, होती दांत के अंदर ही है, लेकिन जो बॉडी की जो नस होती है हमारी, वो बॉडी की नस यहाँ से इसको कैरी थ्रू कराती है। मतलब दांत का जो भी पोषण होता है, दांत जिंदा रहता है, वो इस नस के थ्रू जिंदा रहता है, जो बॉडी से सप्लाई हो रही है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, न्यूट्रिशन हो रहा है, जो भी आप पोषण ले रहे हैं, वो इस नस के थ्रू दांत के अंदर जाता है। ये इनलेट है, आउटलेट नहीं है, क्योंकि इस दांत से यहाँ नहीं आता, लेकिन इस दांत को सप्लाई करने वाली जो नस है वो यही रहती है, ठीक है। तो इसलिए आपने सुना होगा रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, सबसे मेन जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो सबके होता है लगभग, मतलब जिंदगी में हो ही जाता है एक ना एक बार, किसी भी दांत का, एक इंसान का, ये सबसे कॉमन प्रैक्टिस है। तो उसमें ये होता है, नस काटते हैं, इस नस को काट दिया जाता है, आर्टिफिशियल नस डाल दी जाती है। इसका हम बाद में चर्चा करेंगे, इसके बाद में हम स्टडी करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हम खाना खाते हैं, इस सरफेस पे 70% अटैक हो रहा है, ठीक है, खाने पीने का। इसके बाद ये डेंटाइनल टिब्यूल्स हैं, यहाँ पे शुरू हो जाती हैं। आपने सुना होगा झंझनाहट होती है दांतों में, खूब ऐड भी देखे होंगे, आपने फील भी करा होगा। आइसक्रीम खाते या कोल्ड या बर्फ की चीज़ आप कुछ भी लेते हो तो उससे आपके दांतों में झंझनाहट होती है। दांतों में झंझनाहट होने का सबसे बड़ा कारण ही ये डेंटाइनल टिब्यूल्स होते हैं। इसको हम डेंटाइनल टिब्यूल्स ना बोलते हुए डीटी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। डेंटाइनल टिब्यूल्स की जो सेंसिटिविटी होती है बहुत खतरनाक होती है, और इसका क्योर बहुत आसान भी होता है, क्योंकि जो कीड़ा होता है या फिर स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया होता है, वो सबसे पहले यहीं पे इंग्रेस करता है, ठीक है। इस पर अगर इंग्रेस करेगा तो डेंटाइनल टिब्यूल्स जो नंबर होती है, वॉल्यूम होती है, वो कम हो जाती है और रप्चर होती है। उस रप्चर के बाद ये जो पल्प यहाँ से शुरू होती है, ये इसे कहते हैं पल्प चैम्बर। क्या कहते हैं इसे? पल्प चैम्बर। इस पल्प चैम्बर पे जाते जाते अगर वो कीड़ा और धीरे धीरे गया, धीरे धीरे गया, वैसे बता दूं कि कीड़ा कोई चलने वाली चीज़ नहीं होती है। आपने कई बार लोहे में जंग देखी होगी, ठीक है, या फिर लकड़ी में एक घुन चढ़ जाता है, जैसे आप कहीं भी लकड़ी में आप देख रहे होंगे, बहुत सालों से पड़ी है वो, तो उसमें वो लग जाता है, उसमें दीमक लग जाती है। तो वो दीमक ऐसे नहीं है कि आप आंखों से देख सकते हो वो चल रही है, वो धीरे धीरे सालों में ऐसा लगता है कि जैसे इतना पोर्शन लकड़ी का है, तो 1-2 साल में, 2-3 साल में इतना आधा रह जाएगा, ठीक है। तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, लेकिन प्रोसेस वो होता है। आप माइक्रोस्कोपली इस चीज़ को देख सकते हो, लेकिन नेकेड आई से आप इस चीज़ को नहीं देख सकते हैं। यही सेम दांत का है। जब आपने कीड़ा यहाँ पे देखा कि लग गया है, वो आप देख सकते हो। आप शीशे में देख के, आप हम नहाते हैं धोते हैं, उसके बाद शीशे में जरूर जाते हैं, बाल करते हैं, कुछ भी साज संवार करते हैं। एक आदत बना लीजिए सभी पेशेंट्स को मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप नहा धो के निकले घर से बाहर, तो उससे पहले शीशे में जरूर देखें अपने दांत। 1 सेकंड में लगेगा या 2 सेकंड लगेंगे, शीशे में देख के दांत देखेंगे तो उसमें आप
सिर्फ आपको ये चीज़ तो दिखी जाएगी, जो ऑक्लूजल सरफेस है हमने बताया ना, एक राउंड, ये चीज़ तो दिखी जाएगा। जब आप ये देखेंगे तो उसमें आप ये जरूर देखें कि कोई काला निशान तो नहीं लग रहा, कोई काला निशान साइड में कहीं पे कुछ आ तो नहीं रहा काला काला, क्योंकि आप यही समझ सकते हैं, ज़्यादा नहीं। अगर आ रहा है और वो दिक्कत नहीं कर रहा है तो भी आपको डेंटिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसी चीज़ को हम ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये सबसे ज़्यादा है कि कोई भी मुद्दा हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको गंभीरता से लिया जाता है शुरू से। अगर कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई मुद्दा हो, उसको हम गंभीरता से लें शुरू से ही, तो वो सब्जेक्ट ही नहीं बनेगा, वो कभी मुद्दा इतना बड़ा बनेगा ही नहीं। लेकिन शायद हमको मज़ा भी आता है सबको कि हम उस चीज़ को मुद्दा बनाए, छोटे से बड़े को, तो ऐसी दांत में है, क्योंकि इतने लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, लेकिन हम दांत नहीं देख पाते शीशे में कभी। अगर काला काला निशान हमने देख लिया होता और आप डेंटिस्ट के पास चले गए होते, तो हद मार के मैं आपको बता रहा हूँ, कोई प्राइवेट डेंटिस्ट इंडिया में 500 रुपये या 1000 रुपये में आपका वो मसाला भर देगा। आपने सुना होगा रेस्टोरेशन फिलिंग के बारे में, यही रेट है, इससे ऊपर ज़्यादा रेट नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ख़त्म होती नहीं है कहानी, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो कीड़ा। अगर आप लोग कीड़ा देख लो तो आगे पैसे ही बचे और डेंटिस्ट का भी काम हो जाए। स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं, इस अच्छे कैविटीज़ बोलते हैं। कैविटीज़ में ख्याल से सबको पता है ये चीज़, दांत का कीड़ा जो लगता है उसको बोला जाता है कैविटीज। कैविटीज यही प्रोसेस है जो मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया आपको, कि शुगर ली, पानी लिया, वो एसिड बना, वो दांतों पर अटैक करा, उसके बाद कैविटी बनी। कैविटी बेसिकली क्या होता है, अगर आप सब गूगल करेंगे, हिंदी में देखेंगे, तो एक स्पेस होता है, एक स्पेस हो गया, सॉसर शेप हो गया, कुछ भी हो गया, खाली हो गया, उस जगह से इनेमल चिप ऑफ हो रहा है और उसमें काला काला वो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया अटैक कर गया। वो काला काला बैक्टीरिया ही है, ठीक है। अब वो बैक्टीरिया जब अटैक करता है तो उसके बाद फिर वो दर्द करेगा, लेकिन वो सेंसिटिविटी पैदा करेगा, क्योंकि आपने इग्नोर कर दिया काला निशान, आप गए नहीं डेंटिस्ट के पास। लेकिन आप डेंटिस्ट के पास कब जाएंगे, जब वो कैविटी का फॉर्म ले लेगा और उसमें, यहाँ पे देख लेते हैं, डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स तक आ जाता है। देखिए ये इनेमल स्ट्रक्चर है, इनेमल यहीं तक ही रहता है। इसके नीचे आप देख रहे हैं ट्यूब्यूल्स, ये सारे ये डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स हैं, और इसके बाद नस शुरू होती है। तो कुछ समझदार लोग, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, लेकिन 100 में से मान के चलिए कि 10 लोग ये भाप लेते हैं कि हमारे कैविटी है और हमारी सेंसिटिविटी शुरू हो गई है, तो वो डेंटिस्ट में जाते हैं। और शीशे में काला निशान देखने वाले तो 100 में से एक ही है हिंदुस्तान में, सारे नहीं हैं। ये करने के बाद आपने देखा होगा कि जब डेंटिस्ट के कोई पेशेंट जाता है इस बीमारी को लेकर, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सेंसिटिविटी। प्रॉब्लम्स में आते हैं, प्रॉब्लम्स में सबसे इंपॉर्टेंट है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी के रीजंस बहुत है। सेंसिटिविटी का सबसे नंबर 1 रीजन एक तो ये है कि जो मैंने बताया, ये दांत का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे ये पल्प है और यहाँ पे अटैक हो गया है, एसिड अटैक, ठीक है। यहाँ कैविटी बन गई है ऐसे सॉसर शेप की, और डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स जो मैंने बताया था यहाँ पे वो छिड़ गए हैं, करंट पास हो गया उनको। तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि इसको आप डेंटिस्ट के पास जाओगे और डेंटिस्ट इसमें सीधी सी बात है कुछ नहीं करेगा, वो आपको मसाला भर देगा आपके। इसे कहते हैं फिलिंग या कहते हैं रेस्टोरेशन, ठीक है। फिलिंग या मसाला भरना बहुत कॉमन प्रैक्टिस है और इसी वजह से होती है कि आपका ये हम मसाला यहाँ पे भर देते हैं और लगभग 5-10 साल आपका काम चल जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये फिलिंग चलती है या नहीं चलती है, चलती है तो कितने सालों तक चलती है, या फिर वाकई उस डेंटिस्ट ने जो कीड़ा था वो पूरा निकाला या नहीं निकाला। ये एक प्रैक्टिस के ऊपर है, डेंटिस्ट के ऊपर है कि अच्छा डेंटिस्ट वो कैसे काम करता है उस चीज़ को। मैं एक बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप कभी सीनियर डेंटिस्ट के पास जाए या फ्रेशर डेंटिस्ट के पास ना जाए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सबको कमाना है, सब बैठे हैं, सबको काम आता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन होता ये है कि ये भी एक मार्केट रूल है, थंब रूल है कि हम उसी के पास जाते हैं। डॉक्टर के ज़्यादातर इंडिया में लोग उनके जाते हैं जो थोड़ा अधेड़ उम्र से या फिर उसकी प्रैक्टिस इतनी हो गई हो कि वो एक बार में उसको ठीक कर सके, ठीक है। वो अपनी अपनी सोच है। लेकिन जो नए फ्रेशर्स हैं उनका क्या, मैं उस पर भी आऊँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें।
सेंसिटिविटी एक का कारण मैं बता दी, दूसरा कारण ये होता है कि जिनके दांतों में, आपने ऐड भी देखा होगा, काफी टीवी पे चलता है, जिनके दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम कई बार जन्मजात भी होती है, या फिर जिनके दांत ऊपर से घिसे हुए होते हैं, या इसको ऐसे फ्लैट बनाना चाहिए, मैं इसको बना कर दिखाता हूँ आपको। ये दांत है, ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, ठीक है, और ये ऐसे दिखता है, बिल्कुल ये कोने आ जाते हैं, कई बार देखे होंगे आपने दांत में, और ये जो नस होती है ना वो यहीं होती है इनकी। तो मैंने बताया जैसे इनेमल होता है, इनेमल और नस के बीच में बहुत कम डिफरेंस होता है, तो यहाँ सेंसिटिविटी ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये डीटी जो है ना, डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स, ये होता ही नहीं है, ये होता है लेकिन इसमें इतनी मात्रा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पैक होता है, यहीं पे होता है। तो जैसे आप पानी पीते हो, खाना खाते हो, सेंसिटिविटी होती है, डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स टारगेट में आ जाते हैं। तो जो 80% कारण है सेंसिटिविटी का, वो है एब्रेशन, इसे कहते हैं एब्रेशन, ABRASION, एब्रेशन, या फिर इसको कहेंगे एट्रीजन, ये एट्रीजन का। एब्रेशन और एट्रीजन कुदरत की देन भी होती है, कई बार एसिडिटी जिनको आती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, उनको होती है। हिंदुस्तान में लोग रूरल एरिया में मंजन आज भी करते हैं, चाहे वो डाबर लाल का हो, चाहे कोई और हो, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन ये है कि मंजन से अच्छा है पेस्ट करें, ठीक है। मंजन में एक ऐसे तत्व होते हैं जो एब्रेसिव होते हैं, एब्रेसिव मतलब जो दांतों को घिसते हैं, पत्थरनुमा एलिमेंट होते हैं। ज़्यादातर आपने आयुर्वेदिक पेस्ट भी देखे होंगे, तो उनमें भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो दांतों को घिसते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपके बचपन में या जवानी में दांत ऐसे रहे हों, ठीक है, मतलब कहना मतलब है पल्प इसकी यहाँ हो, ये इनेमल स्ट्रक्चर हो और यहाँ डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स, ये परफेक्ट होता है। लेकिन ये शेप आ गई आपके मंजन करते करते स्वतः ही या किसी भी कारण से, तो आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे। तो एक ये सेंसिटिविटी का सबसे बड़ा कारण होता है। इसका ट्रीटमेंट ज़्यादातर RCT में जाता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसका रीज़न स्पष्ट है, क्योंकि नस आ जाती है बाहर और इसलिए आपको लगता है, फील पेन होता है, और इसलिए आप इसको RCT कराते हैं। ये टॉपिक है, कुछ ऐसे टॉपिक हम लेंगे और आने वाली क्लासेस में। अब चलते हैं उन विषयों पर जो वाकई सीरियस मुद्दे हैं डेंटिस्ट्री के लिए, और मेरी कम्युनिटी जो डेंटल कम्युनिटी है वो जिससे त्रस्त है, वो हम उस मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे पास बहुत सवाल आते हैं जूनियर्स के, बहुत शिकायतें भी आती हैं कि कॉलेजेस, अब जैसे NDC शुरू हो गया है, बहुत अच्छी बात है, बधाई के पात्र हैं, चेंज होना चाहिए हिंदुस्तान में, चेंज हुआ है, अवेटेड चेंज था ये, लेकिन हुआ है। लेकिन इसमें NDC को समझना पड़ेगा कि मूल बेसिक जो चीज़ है वो गड़बड़ हुई कहाँ से। डॉक्टर्स को सबको पता है, जो डेंटिस्ट हैं, चाहे सीनियर्स हैं, फ्रेशर्स, उसको सबको पता है गड़बड़ कहाँ हो रही है। बच्चा एडमिशन ले रहा है, वो पैसे भी दे रहा है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है। जो RCT, जो एक्सट्रैक्शन, दांत निकालना, जो बेसिक पैकेजेस होते हैं, जो बेसिक मतलब 90% जनता पूरी दुनिया की अगर वो डेंटल क्लिनिक पे जाती है तो इन्हीं कारणों से जाती है कि या तो उन्होंने मसाला भरवाना है। ये छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है किसी भी पेशेंट का डेंटल क्लिनिक पे जाने का, वो यही है कि उसके सेंसिटिविटी होती है, वो फिल कर दिया जाए दांत उसका, या RCT तो RCT कर दी जाए, या फिर दांत निकालना है तो दांत निकाल लिया जाए, या फिर दांतों की सफाई करा जाए, गुटखे खाने वाले हम हिंदुस्तान में बहुत हैं। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो ये 4 जो पैकेजेस मैंने आपको बताए, मैं लिख देता हूँ इसको, वर्ल्ड्स कॉमनेस्ट डेंटल एलिमेंट्स, ठीक है, ये 4 है। एक तो इसके ट्रीटमेंट्स लिखेंगे, एलिमेंट्स तो हैं, इसके ट्रीटमेंट्स क्या है। स्केलिंग है, दांतों की सफाई, जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा होती है। उसका रीजन ये है गुटखा, गुटखा चूअर्स हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं लोग, और नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा है, और वर्ल्ड की तो हमारी कैपिटल है। मतलब 40% ओरल कैंसर, आप स्टैट्स चेक कर लेना, 40% ओरल कैंसर्स पूरे वर्ल्ड के, जिसे ग्लोबली बोला जाता है, वो हिंदुस्तान के हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कोई ऐसी बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ भी पीछे है इससे। हम कहते हैं डायबिटीज़ कैपिटल है, बिल्कुल है इंडिया वर्ल्ड की, लेकिन सबसे बड़ी कैपिटल है तंबाकू, गुटखा,
ओरल कैंसर्स जो होते हैं हमारे मरीज सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, यही ग्लोबली 40% लोग हैं, और 90% की मौत का रीज़न गुटके के बाद ओरल कैंसर ही है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पेशे में लोग आते हैं वो स्केलिंग, मतलब दांतों की सफाई, इसमें मैं हिंदी में लिख देता हूँ थोड़ा, दांतों की सफाई, जो कि बहुत नॉर्मल प्रोसीजर है और सबको ही कराना चाहिए। WHO के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के हिसाब से, हर इंसान को, इस पृथ्वी पर जो भी है हर इंसान, उसको हर 6 महीने में, एवरी 6 मंथ्स दांतों की सफाई करानी चाहिए। बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। दूसरा जो सबसे कॉमनेस्ट ट्रीटमेंट आता है वो आता है फिलिंग, जिसे हम रेस्टोरेशन भी बोल सकते हैं। रेस्टोरेशन के प्रकार हम समझ लेंगे, लेकिन ये आम जनता के लिए है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं, रूट कैनाल थेरेपी भी बोल सकते हैं, RCT। और चौथा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है दांत निकालना, एक्सट्रैक्शन बोलते हैं उसे, एक्सट्रैक्शन, दांत को निकालना या फिर दांत निकालना। ये चार जो हैं, ये चार प्रोसीजर्स जो है, अगर ये शुरुआती ही स्तर पे फर्स्ट ईयर से, NDC वालों को बोल रहा हूं मैं, ये लागू करें ये चीज फर्स्ट ईयर में, चलो ना से दूसरे साल में करा लें, ठीक है। फर्स्ट ईयर में तो चलो ठीक है, एक इंट्रोडक्शन होता है डेंटिस्ट का, उसके मटेरियल्स का, सब्जेक्ट्स का, ठीक है, चलो बच्चा होता है वो 12वीं के बाद आ रहा होता है। फर्स्ट ईयर छोड़ के सेकेंड ईयर से ही बहुत ही सजगता से और बहुत ही तंदुरुस्ती से अगर ये केसेस हम अपने सेकेंड ईयर वाले बच्चों को दे पाए, तो मुझे लगता है कि डेंटल का नाम पूरे विश्व के पटल में सबसे आगे होंगे हम डॉक्टर्स, डेंटल के डॉक्टर्स। हकीकत है ही, लेकिन हमें सिखाया नहीं जाता। हमें क्या सिखाया जाता है सेकेंड ईयर से, बच्चे बता देंगे। सेकेंड ईयर से हमें वो चीज़ सिखाई जाती है जो हमें ज़िंदगी में करनी नहीं है। जैसे प्रोस्थेसिस, आप प्रोस्थो पढ़ते हैं सब, है ना। प्रोस्थो में हमने तो 8-8 घंटे बिताए हैं इस सब्जेक्ट के लिए, हर साल 4 साल, 4 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप है डेंटल में। प्रोस्थो का कोई लेना देना नहीं है, और प्रोस्थो में भी सबसे बड़ा जो हमें एक सेगमेंट सिखाया जाता है वो होता है टीथ सेटिंग। अगर आपने गौर दिया हो तो टीथ सेटिंग बहुत ही विनम्र तरीके से मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सीनियर्स बैठे हैं NDC में, नेशनल डेंटल काउंसिल में। कृपया करके ध्यान दीजिए कि टीथ सेटिंग का रोल किसी भी डेंटिस्ट के लिए है ही नहीं। बुढ़ापे तक प्रैक्टिस उसकी 40 साल की हो जाए, 50 साल की हो जाए, टीथ सेटिंग कोई भी डेंटिस्ट अगर हिंदुस्तान में करता हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। ये सारा काम ही लैब का है, लेबोरेटरी का है, लैब के पर्सन्स होते हैं, उसका एक अलग से कोर्स होता है जो डेंटिस्ट्री DCI पहले चलाती थी, NDC अब चला रही है, वो कराएंगे इसको, और वो करते भी हैं। कोई डॉक्टर टीथ सेट नहीं करता, उसको इतना टाइम नहीं है। तो क्यों हम 4 साल तक एक ही चीज़ को 6-6 घंटे, 4-4 घंटे, कई बार 5-5 घंटे भी, हमने तो 8-8 घंटे दिए हैं। हमें तो कॉलेज से ही नहीं जाने दिया जाता था घर के लिए जब तक टीथ सेटिंग आप उनको सर को दिखाते नहीं, HOD को अपने। ये नॉनसेंस है, ये टोटली नॉनसेंस है। तो इसको बिल्कुल बंद किया जाए तत्काल प्रभाव से डेंटल कॉलेजेस में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। कहने का मतलब ये है कि पढ़ाया वो जाए जो नौकरी के काम आए, पढ़ाया वही जाए कॉलेज के स्तर पर। अच्छा, डेंटल नहीं, मैं हर फ्रेटर्निटी के लिए बोल रहा हूँ, ये चीज़ ये हो रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज में देख लो, इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से नौकरियाँ नहीं हैं, तभी तो बेरोजगार हो रहे हैं। कंपनी कुछ और चाहती है, बच्चे पढ़ के कुछ और निकल रहे हैं। मेडिकल में भी यही हो रहा है, डेंटल में तो खास तौर से ये हो रहा है कि बच्चा कुछ और चाह रहा है या कंपनी कुछ और चाह रही है, लेकिन आप पढ़ा कुछ और रहे हैं। ये एक अपराध है, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपराध, और अपराध की श्रेणी में आना ही चाहिए, क्योंकि हम सब इतने सीनियर्स, इतने मूर्ख नहीं हैं कि हमें पता ही नहीं है कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में,
टीथ सेटिंग का कोई काम ही नहीं है, लेकिन टीथ सेटिंग आप कराए जा रहे हो, और भी फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक कराए जा रहे हो। एक छोटा सा सब्जेक्ट रख दो बाबा, एक 2-3 महीने की क्लास ले लो, इससे ज़्यादा नहीं मत लो। उनको बस ग्लास प्लेट रिलेशन और जो भी होता है वो सिखा दो, लेकिन ये नहीं कि 5 साल तक वही सिखा रहे हो। और सबसे बड़ी बात अजूबा देखिए कि पास होने का क्राइटेरिया ही फाइनल ईयर में उनकी फाइल्स में टीथ सेटिंग रखा गया है कि एक नहीं 50-50, 100-100 टीथ सेटिंग करके दिखाएगा बच्चा, तब उसको पास किया जाएगा। तो ये मूर्खता से बड़ी, इससे मूर्खता से बड़ी बात कोई मैंने आज तक देखी नहीं। तो ये प्लीज़ मेरी रिकमेंडेशन है एनडीसी वालों को कि इसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। और थोड़ा सा एक जिस्ट, एक सब्जेक्ट होता है, सबकी मोटी मोटी किताबें हैं मेडिकल की, उसमें से 2-3 पन्ने उनको पढ़ा दिए जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दूसरी गलती जो एनडीसी को देखनी चाहिए डेंटल कॉलेजेस में, इंस्पेक्शन जो होते हैं, आप सबको पता है इंस्पेक्शंस होते हैं, स्टूडेंट्स को ज़्यादा पता होगा, वो 4 साल पूरे एक कॉलेज में रहते हैं। इंस्पेक्शंस के मानक बने, नॉर्म्स बने। अभी क्या हो रहा है, इंस्पेक्शन सिर्फ डेंटल कॉलेज के मालिकों के लिए हो रहा है, खुश करने के लिए हो रहा है, और यदा कदा जैसे भी जिस हिसाब से वो कर रहे हैं, चला रहे हैं कॉलेज, उनको फंक्शनलाइज कर दिया जाता है। यदा कदा मैंने इसलिए बोला कि किसी भी तरीके से ये लोग अपना सैंक्शन ले लेते हैं। हर साल का इंस्पेक्शन होता है, चाहे वो 20 साल पुराना कॉलेज हो, चाहे 2 साल पुराना कॉलेज हो, इंस्पेक्शन ज़रूरी होता है। इंस्पेक्शन में जो टीम बनती है एनडीसी की जो बनेगी, मेरा दरख्वास्त है सीरियस लें इस चीज़ को, क्योंकि आप इतने सीनियर्स हैं, एनडीसी की टीम इतनी सीनियर्स है, जब वो इंस्पेक्ट करने जाती है, ठीक है ना, तो उनको इतना समझ में आ जाता है कि ये गमले आज रखे हैं या 3 साल पुराने हैं। उनको इतना ज़रूर समझ में आ जाएगा कि जो बच्चा पढ़ रहा है वो फेक है या नहीं है। उनको इतना ज़रूर समझ में आ जाएगा जो टीचर्स हैं वहाँ पे पढ़ाने वाले, वो फेक है या ओरिजिनल है। क्योंकि भाड़े से सब चीज़ लाते हैं, करोड़ों का खर्चा होता है, और इंस्पेक्शन टीम आती है, वो सब कुछ समझते हैं, उसके बावजूद भी ग्रांट मिल जाती है। जब नींव या बुनियाद ही किसी भी कॉलेज की, मैं डेंटल कॉलेज की बात नहीं कर रहा, किसी भी कॉलेज की हिंदुस्तान की नींव ही ऐसी होगी, और तो उसके बाद फिर बच्चा भी उस नींव का करेगा क्या? वो अगर इमारत भी बन जाए वहाँ पे, तो वो भी ऐसे ही निकलेगा वहाँ से। तो एनडीसी इस चीज़ को गंभीरता से ले। मैं इसलिए बार बार एनडीसी का नाम यहाँ पे ले रहा हूँ, क्योंकि अगर वो सजग होगी तो भारतीय स्टूडेंट जो डेंटल के हैं, डेंटल स्टूडेंट, वो सजग रहेंगे। उनके करियर से मत खिलवाड़ करें। डीसीआई ने सबसे बुरा काम जो करा, और एनडीसी भी शायद अगर ना करे तो अच्छा है, लेकिन शायद वो करने वाली हो, तो मैं सजग कर दूँ एनडीसी को भी कि कभी भी ब्लेम आप डेंटिस्ट से मत डालें। आप ये देखें कि डेंटल कॉलेजेस में हो क्या रहा है। आप लोग क्या करते हैं कि डेंटिस्ट की प्रैक्टिस जो होती है इंडिया में, उस पे नजर रखते हैं। डेंटिस्ट की प्रैक्टिस क्यों भाई? डेंटिस्ट की प्रैक्टिस पे नजर आप क्यों रख रहे हैं? वो पेशेंट रखेगा, पेशेंट का काम है। आपको सेटिस्फाई नहीं होना डेंटिस्ट की प्रैक्टिस से, पेशेंट को सेटिस्फाई होना है डेंटिस्ट की प्रैक्टिस से। आप क्या करोगे डेंटिस्ट की प्रैक्टिस से सेटिस्फाई होके? आप ग्रेडिंग दोगे डेंटल कॉलेजेस को, आप ग्रेडिंग दोगे डेंटल कॉलेजेस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को। आपका कोई मानक नहीं बनता है कि आप डेंटिस्ट की प्रैक्टिस पे क्वेश्चन करें। तो मैं ये मानता हूं कि अगर डेंटल कॉलेजेस को ही ठीक किया जाए बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर, तो डेंटिस्ट ऐसे निकलेंगे तो प्रैक्टिस में उनकी बहुत शानदार होगी। आप यहाँ पे चोट करते हैं डेंटल प्रैक्टिस पे, ठीक है, इससे अच्छा आप डेंटल कॉलेजेस पे चोट कीजिए। मुझे लगता नहीं कि एक भी डेंटल कॉलेज इस हिंदुस्तान में, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट को मैं ज़्यादा दोष दूंगा नहीं, तो गवर्नमेंट के एक वेरीफाइड सिस्टम होता है जो चल रहा है, लेकिन डेंटल कॉलेज जो प्राइवेट है, प्राइवेट सेक्टर्स के डेंटल कॉलेज हैं, उन पे शिकंजा आप डालिए, ठीक है। एनडीसी, नेशनल डेंटल काउंसिल है, वो इस चीज़ को देखे और वाकई बहुत सीरियसली देखे, उन्हें सीरियस नोट जिसे कहते हैं। तो ये तो एक एनडीसी को सुझाव वाली बात हुई, रिकमेंडेशन हुई। आज पहली क्लास है और मैं चाहता हूँ कि इस क्लास में जो भी अभी आपको बताया गया, वो स्टूडेंट से लेकर, पेशेंट से लेकर और एनडीसी तक जो मैंने आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करी है, ये चीज़ वायरल हो, पता पड़े एनडीसी की गंभीरता कहाँ पे है। शुरुआत अगर सही होगी तो जो लहर बनती है ना समुंदर की, वो भी सही जाएगी। लेकिन आप शुरुआत ही अगर गलत करेंगे तो फिर आपका औचित्य नहीं है। मतलब एनडीसी को मैं फिर कह रहा हूँ, आपका औचित्य नहीं है कि जो डेंटिस्ट बन के आ रहे हैं फिर उनकी गलतियाँ आप पकड़िए। ये गलत आप कॉलेज से करवा रहे हैं,
ठीक है ना। तो सारा फोकस, सारा ध्यान आप डेंटल कॉलेजेस में पढ़िए। एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहता हूँ अंत में, वो ये कि जो हमारी जो क्लास है ये निरंतर चलेगी। डिजिटल इसलिए क्योंकि डिजिटल एक ऐसा माध्यम है कि जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के पूरे विश्व में आप अपनी आवाज़ आप दे सकते हो और आप अपनी चीज़ समझा सकते हो। फिर इस पे कमेंट्स जो भी आते हैं आप लिखिए कि ये इनिशिएशन अच्छा है या नहीं है, इसमें हमें कैसे रिफॉर्म्स करने हैं, क्या बुनियादी चीज़ें हमें और इसमें डालनी है। जो भी आपके रिकमेंडेशंस होंगे उसको हम रिसीव करेंगे, उसको देखेंगे और उस पर हम विचार करके उसको क्रियान्वित करेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि जो बच्चे नए आए हैं, जो फर्स्ट ईयर में हैं, वो स्पेशली इस चीज़ को ध्यान रखें कि अगर उनको डॉक्टर बनना है तो उनको अच्छा डॉक्टर बनना है। वो मजाक मस्ती हो गई, आप सबकी उम्र हो गई, 12th पास कर ली, लेकिन उसके बाद वाकई ही एक देश निर्माण में आपका योगदान रहे एज ए डेंटिस्ट तो बहुत अच्छी बात है। आफ्टर ऑल पेशेंट्स भी आपके पास ही आने वाले हैं अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो। चौथी चीज़ ये है कि पढ़ने के टाइम जब आप पढ़ाई कर रहे हैं या मेरा लेक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें बिल्कुल सजग रहें, क्योंकि होता है क्या है कि एक लालच आ जाता है। जैसे हम सीनियर्स से पहले हमारी रैगिंग हुआ करती थी, हम उस टाइम के डॉक्टर्स हैं जब रैगिंग चला करती थी। रैगिंग अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ थी वैसे, लेकिन कुछ कुरूपताएं उसमें आ गई तो वो गलत हो गई, तो बैन हो गया है, एंटी रैगिंग सेल्स बन गए हैं इंडिया में। लेकिन बात ये नहीं है, सीनियर्स जो अच्छे होते हैं वो आपके सीनियर्स ही रहेंगे हमेशा और वो लाइफ टाइम आपको गाइड करेंगे। आज भी हमारी क्लास शुरू हुई थी, उससे पहले हमारे सीनियर आए थे यहाँ पे, वो देख के गए यहाँ पे क्लासरूम। तो मैं कहना वो चाह रहा हूँ कि कम से कम आप उनका सम्मान करें, आदर करें सीनियर्स का जितना हो सके, और नहीं अगर चलो ठीक है वो भी नहीं करना, लेकिन कम से कम ध्यान से देखें उस चीज़ को कि आपकी प्रैक्टिस ही आपको पैसा कमवाएगी, वो ब्रेड एंड बटर है आपका। ये बात ध्यान रखिए, डेंटल एक ऐसा अपने आप में एक सब्जेक्ट है, बिल्कुल एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट है, ये शरीर से भिन्न इसको इसे रखा गया है, वरना तो आराम से एमबीबीएस की कैटेगरी में रख सकते थे डेंटल को, क्योंकि बड़ी बात नहीं थी, 28 से 32 दांतों का इलाज करना था, ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। ओरल स्ट्रक्चर को इसलिए अलग बनाया गया है जिससे कि आप एक स्पेशलाइज डॉक्टर बने उस चीज़ के। डेंटिस्ट्री इटसेल्फ इज़ ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच, ये हमेशा ध्यान रखना आप। इसमें आप एमडीएस करिए ना करिए वो आपकी चॉइस है। मैं खुद एक बीडीएस हूँ, सीनियर बीडीएस, 20 साल हो गए मुझे काम करते हुए, तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि एमडीएस करनी चाहिए। एकेडमिक्स में कई बार काम आता है, लेकिन अभी इतना कंपटीशन ज़्यादा है तो मुझे लगता नहीं कहीं पे इसकी ज़रूरत है। हमारे लेक्चर्स में काउंसलिंग होगी सबसे पहले, क्योंकि काउंसलिंग का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 घंटे का सेशन होगा, 1 घंटे मैंने आपको जिस्ट दिया है एक तरीके से कि क्या क्या हम कर सकते हैं। हम एक रनिंग लेक्चर लेंगे, मतलब जैसे अभी बोल रहा हूँ मैं लगातार ही बोल रहा हूँ, उसमें काउंसलिंग का पार्ट भी रहेगा, एडमिशन्स का पार्ट भी रहेगा, कौन कौन से कॉलेजेस बेहतर कर रहे हैं, कौन कॉलेजेस बिल्कुल नहीं जा रहे, और एनडीसी पे दबाव भी रहेगा। देखिए सीधी सी बात यह है कि बिना एनडीसी कुछ हो नहीं सकता। बट वही विशेष सर्कल है, बच्चा 12वीं के बाद बायो लेता है, 12वीं के बाद एमबीबीएस के लिए ट्राई करता है। 99% बीडीएस वही ऑप्ट करते हैं जिनका एमबीबीएस में नहीं हो पाता। अब चाहे वो नीट से हो, कि नीट से तो आज नीट जरूरी है, नीट के बाद 21 जून को वापस होगा नीट के थ्रू हो, या वैसे भी कैपिटेशन फीस से होता है, तो कहीं भी हो, मैं इस पर कोई उंगली नहीं उठा रहा, कैसे भी हो एडमिशन। लेकिन होता यही है कि माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर बनता देखना चाहते हैं, वो भी एमबीबीएस वाला, बीडीएस वाला कम देखना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी भी तरीके से पैसे कम पड़ गए कैपिटेशन फीस में, या फिर सिलेक्शन नहीं हुआ एमबीबीएस में, रैंक नहीं आई, तो इस हिसाब से बीडीएस भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये मत समझना कि बीडीएस अपने आप में बहुत कमज़ोर या एक सेकेंडरी दोयम दर्जे का सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट एमबीबीएस के बाद आपको पीजी करनी पड़ती है, डेंटल में ऐसा नहीं है। डेंटिस्ट में आप जितने बड़े डॉक्टर्स देखेंगे हिंदुस्तान में, ज़्यादातर बीडीएस ही हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 100 लोगों की प्रैक्टिस, 200 लोगों की प्रैक्टिस है इनकी पर डे। आप खुद सोचिए, अगर हमारा काम भी ऐसा 100-200 रुपये वाला नहीं है। जैसे एमबीबीएस एक देखता है डॉक्टर कहीं भी ग्रामीण में, रूरल में, तो रूरल में ज़्यादा 500 रुपये ले लेगा, सॉरी अर्बन में 500 रुपये ले लेगा, रूरल में 100 रुपये ले लेगा। हमारे डेंटिस्ट का काम है कि एक पेशेंट अगर आता है वो 5,000 का होता है, सर 5,000 से कम का नहीं होता। तो आप खुद सोचिए कि अगर 5 पेशेंट भी आप कर रहे हो दिन भर के, तो 25,000 रुपये, तो 25,000 पर डे कमाई बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए डेंटिस्ट्री को पैसे के लिए ही देखो आप, सेवा तो है ही, लेकिन सेवा से ज़्यादा आपके पास पैसा अच्छा आ रहा है, तो उस वजह से भी आप इस चीज़ में अपना ध्यान लगाएं। वो मैं सब टेक्निक बताऊंगा, मार्केटिंग स्किल्स बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे आपको प्रैक्टिस जमानी है, कैसे आपको ब्रांड बनाना है, और कैसे आपको
स्थायित्व रखना है एज ए डेंटिस्ट इस देश में। चलिए आज के लिए बहुत ये क्लास, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगले सेशन में हम मिलते हैं। थैंक यू।